हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजेश और आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कैसे होता है फ्रेंड्स, और क्या राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या नहीं बुला सकता है। इन सारे सवालों का जवाब इसमें हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बीच में स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान संशोधन एक्चुअली संविधान अगर एक बार बन गया, 26 नवंबर 1950 को हमें संविधान मिला है, और उसमें अगर हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, जमाने के अनुसार नहीं चल पाएगा, है ना। तो उसे क्या करते हैं, बीच बीच में अपडेट करते हैं। कहने का मतलब है संशोधन करते हैं। तो परिस्थिति और मांग के अनुसार संविधान में किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, परिस्थिति और मांग के अनुसार संविधान में किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें क्या है कि कुछ प्रावधान को जोड़ते हैं, कुछ प्रावधान को हटाते हैं। ये दोनों कामें होती है ना। कुछ प्रावधान को क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं और कुछ को हटाते हैं। इसलिए संविधान को क्या कहा गया है, एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है। भारतीय संविधान को क्या कहा गया, जीवंत दस्तावेज कहा गया है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि संविधान कैसा दस्तावेज है, तो एक तरह से ये जीवंत दस्तावेज है। ये हम बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है जीवंत दस्तावेज है। क्यों जीवंत दस्तावेज है, क्यों जीवित है संविधान, क्योंकि उसमें समय के अनुसार हम अपडेट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए वह बिल्कुल जीवंत है। चलिए आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, तो आपको भी मालूम होगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और यह है कहाँ पर फ्रेंड्स, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। प्रक्रिया की बात करते हैं। अब शक्ति की बात करते हैं कि किसे प्राप्त है इसमें संविधान संशोधन करने में, तो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। यह काम संसद ही कर सकती है। और कहां से यह प्रक्रिया ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो हमारे संविधान में भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। शर्तें की बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन करने से पहले एक कंडीशन लगाया गया 1973 में। केशवानंद, नाम सुना होगा आपने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन मूल ढांचे को छोड़कर ही किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, कब हुआ था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये हुआ था आपको 1973 में, यहाँ पे छूट गया 1973 में। ये मौलिक अधिकार से संबंधित ये केस हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि आप ये चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है।
ये 3 तरीके से हमारे संविधान है, उस संविधान में संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा सभी में संसद के उच्च सदन और निम्न सदन में ये विधेयक पारित होता है। उसके बाद ही ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाने पर वह संविधान संशोधन माना जाता है। तो एक करके हम समझ लेते हैं कि तो साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति के द्वारा। चलिए तो पहला समझ लेते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा, देखिए साधारण बहुमत के द्वारा यानी कि ये जो पहला विधि है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा कुछ विषय को इसमें संशोधन किया जाता है। उसमें होता क्या है, जो जैसे ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं, दोनों सदन में इसको पास करना पड़ता है। तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, फिर हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। इस तरह से संशोधन होता है। तो लोकसभा में मान लेते हैं किसी भी सदन में रखा जाएगा, जो बिल बनेगा किसी भी सदन में रखा जाएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मान लेते हैं लोकसभा में रखा गया, तो आधे से अधिक लोकसभा में रखा गया तो उपस्थित, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित जितने भी उपस्थित है, पूरे कुल सदस्य यहाँ कोई मतलब नहीं है, उपस्थित सदस्य जितने हैं उसी से मतलब है। तो मान लेते हैं कि 400 सदस्य उपस्थित हुए, तो 400 सदस्य का 50% यानी कि 200 प्लस 1 बराबर 201। 201 सदस्य अगर सहमति देते हैं कोई इस बिल को पास करने में, तो यहाँ लोकसभा से पारित हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा जाता है, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होता है। इसके बाद में यह प्रक्रिया लागू होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ पर यह संविधान संशोधन जब सिग्नेचर कर देते हैं राष्ट्रपति, तो संविधान संशोधन माना जाता है। तो ये सिंपल है, समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है यह संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है। याद रखेंगे इसे कि जो साधारण बहुमत के द्वारा जो संसद में संविधान में संशोधन होता है, साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है, वह संशोधन 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान संशोधन तो 368 अनुच्छेद से होता है। हाँ होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यह जो प्रक्रिया है, ये जो पहला तरीका है संविधान संशोधन करने का साधारण बहुमत के द्वारा, उसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। साधारण बहुमत निकालने का सूत्र, ठीक है, साधारण बहुमत निकालने का सूत्र कुल सदस्य उपस्थित, कुल सदस्य बटे 2 + 1, ठीक है। जितने भी सदस्य उपस्थित हैं या फिर मतदान करने वाले जितने भी सदस्य हैं उसमें से 2 से भाग देंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि जो वोट होता है उसमें 1 वोट से लोग जीतते हैं। तो कैसे जीतते हैं? अगर किसी ने 50 लाया, किसी ने 51 लाया, किसी ने 49 लाया और किसी ने 50 लाया, तो 1 वोट से जीत गया। वही प्रक्रिया इसमें अपनाया जाता है। लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से ही गुजरना पड़ता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जितनी भी प्रक्रिया बताऊंगा मैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सदन 2 है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, तो दोनों सदन से गुजरना पड़ता है। जो प्रक्रिया एक सदन में लागू होगा दूसरे में भी वही लागू होगा। चलिए इस पर हम सम्मिलित विषय कौन कौन है, कौन कौन विषय पर साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। नए राज्यों का गठन या प्रवेश, अगर इन विषय पर संशोधन करना है तो बस साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। राज्यों का पुनर्गठन भी यही प्रक्रिया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान में भी साधारण बहुमत चलेगा। संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता भी साधारण बहुमत में है। केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रावधान साधारण बहुमत में। निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार, ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये बिल्कुल ईजी होता है फ्रेंड्स,
लोकसभा में तो इजी होता है, राज्यसभा में थोड़ा बहुत अटकने का चांसेस होता है। अगर लोकसभा में जाके अटका तो यह जो संविधान संशोधन का बिल लाया गया है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, वो पास नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाता, राष्ट्रपति के पास नहीं जाता तो वो एक्ट नहीं बन पाता, इसलिए वह इनवैलिड हो जाता है। इसी तरह से देखिए एनआरसी लाया है ना, और सीए लाया, ये दोनों पर काफ़ी चर्चाएं हुई देश में, तो आप जानते होंगे इसके बारे में। नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो ये आसानी से पास कर लिया गया एनआरसी और सीएबी को। क्यों? क्योंकि ये साधारण बहुमत के द्वारा था, सिंपल सा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कर लिए गए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे साधारण बहुमत होता क्या है। साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन किया जाता है, ये पहला पॉइंट है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, विशेष बहुमत की प्रक्रिया से। अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन किया जाता है उसमें 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है, वो 368 के बाहर है। लेकिन यह विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है, यह संविधान 368 अनुच्छेद के अंतर्गत ही संवैधानिक संशोधन किया जाएगा। प्रत्येक सदन में, प्रत्येक का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग, प्रत्येक सदन में 50% सदस्यों का बहुमत तथा और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये कंडीशन है फ्रेंड्स। पहले यहाँ दो बातें कहा गया है कि प्रत्येक सदन में 50% सदस्यों का बहुमत, ठीक है, 50% सदस्यों का बहुमत। मैं लोकसभा की बात कर लेता हूँ। लोकसभा में कुल सदस्य 545 में अब 2 घटा दो, क्योंकि ये मनोनीत वाले वोटिंग नहीं करते हैं ना, तो 543 बच गया। इसका कह रहा है कि कुल सदस्यों का 50% है ना, इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये 272 समथिंग हो जाएगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 71 होगा, है ना। तो 271 हो गया। कह रहा है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये तो हो गया 50% का बहुमत। अब मान लेते हैं कि 482 सदस्य उपस्थित हुआ, ठीक है। 482 सदस्यों में 2 सदस्य को हटा दीजिए कि मनोनीत भी है, 480 बच गया, इसका 2/3 कह रहा है। 160 दूना 320, 2/3 320 आया। एक दिन मान लेते हैं 482 सदस्य उपस्थित हुआ, 482 सदस्यों में 2 सदस्य मनोनीत को हटा देते हैं तो 480 बच गया। अब 480 का ही 2/3 निकलेगा, कुल का नहीं निकलेगा। उपस्थित जितने रहेंगे उसका 2/3 निकलेगा, 320 हो गया। अब ये जो 320 है, ये आधे सदस्यों से अधिक होना चाहिए, ठीक है, आधे से अधिक होना चाहिए। कुल सदस्य का 50% और उधर 2/3 उपस्थित सदस्य का 2/3, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ये कह रहा है कि कुल सदस्य का 50% और इधर कह रहा है कि उपस्थित जितने हैं उसका 2/3 सदस्य, है ना। तो दोनों को निकालने के बाद हमें समझ में आता है कि उसके बाद कहता है कि ये जो आधा है इससे अधिक होना चाहिए 2/3। जितने भी उपस्थित हैं वो इसके आधे से ज़्यादा होना चाहिए, समझ गया ना। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 320 नहीं, यहाँ 271 है ना, और यहाँ 171 आए, 2/3 बहुमत भी है लेकिन 171 ही आए, तो यह बिल पास नहीं होगा। इससे ज़्यादा लाना है, कुल सदस्यों का 50% से ज़्यादा आपको उधर आना चाहिए, तभी यहाँ से पास माना जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सेम प्रक्रिया क्या होता है, राज्यसभा में भी होती है यही प्रक्रिया। ये तो लोकसभा मैंने करके बताया आपको, और राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया होती है। इसके बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। उनके हस्ताक्षर होने के बाद ये जो संवैधानिक संशोधन वैलिड हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसमें जो विषय सम्मिलित है, अगर हम विषय की बात करते हैं
तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना होगा तो इन्हीं प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। फिर नीति निदेशक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये मुख्य हैं और भी बहुत सारे हैं। और वैसे उपबंध हैं जो प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे उपबंध जो प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, अंतर्गत नहीं आते। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो नहीं विषय आएगा वो विषय का संशोधन इसी प्रक्रिया से किया जाएगा। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर राज्य में भी विशेष बहुमत चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको संसद में सिर्फ विशेष बहुमत हो गया, राज्यों में भी विशेष बहुमत चाहिए। देखिए, जब हम संसद की बात करते हैं तो लोकसभा की भी बात करते हैं और राज्यसभा की भी बात करते हैं, ठीक है। दो सदन है संसद के, तो जहाँ संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की। यहाँ विशेष बहुमत अगर यहाँ पर अभी है, अभी विशेष बहुमत की प्रक्रिया हम लोगों ने सीख लिया कि किस प्रकार से विशेष बहुमत निकाला जाता है ना। तो यहाँ भी विशेष बहुमत। और राज्यों की विधानमंडल, विधानसभा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में भी विशेष बहुमत। समझ गए ना। ये बहुत पेचीदा है फ्रेंड्स। ये जो प्रकार है संशोधन करने का हमारे संविधान में सबसे हार्ड है, सबसे कठिन प्रक्रिया है। पहले वाले इजी है, दूसरे वाले थोड़ा सा टफ है, और लास्ट वाले जो तीसरे हैं बहुत ज़्यादा टफ है। तो चलिए इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत तो देखिए कितने सारे 10 विषय हैं, और 10 विषय में लाया हूँ। इसके अंतर्गत जो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति होती है, उस प्रावधान को संविधान में संशोधन करना काफ़ी कठिन होता है। तो 10 विषय है। देखिए, पहला विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, चौथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, पाँचवा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, छठा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सातवां है संघ एवं राज्यों के विधायी संबंध, आठवां है 7वीं अनुसूची में शामिल विषय, 9वां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, और 10वां है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये तीसरे नंबर का जो संशोधन है उसमें रखा गया है। अब ये है क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया? आपको भी लगेगा सर ये प्रक्रिया तो ऊपर बता रहे हैं, नीचे कौन सी प्रक्रिया आ गया है ना। तो ये प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। मान लेते हैं अभी 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है ना। अब संसद पारित कर दे कि नहीं, 4 प्रकार से करेंगे, तो इसी में जाकर के आपको प्रावधान को चेंज करना होगा। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ जो आप ध्यान देंगे, नोट में चलिए। साधारण बहुमत से पारित संशोधन को संशोधन नहीं आता, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि साधारण बहुमत से पारित संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। आते हैं, देखिए साधारण बहुमत में पारित संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अगर 368 अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, अपनी पावर दिखाएगा। 111 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 368 अनुच्छेद के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो उस पर अपनी सहमति यानी कि उस पर सिग्नेचर करना राष्ट्रपति के लिए एक बाध्यकारी है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में बिल पास हो गया, ठीक है, साधारण विधेयक पास हो गया, राज्यसभा में जाने के बाद अटक गया,
तो क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं या नहीं, बुला सकते हैं। लेकिन किन मामलों में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अगर कोई साधारण विधेयक समझ लीजिएगा, विशेष बहुमत वाले नहीं, साधारण विधेयक, ठीक है, तो कोई साधारण विधेयक अगर बिल आता है राष्ट्रपति के लोकसभा में, तो यहाँ से मान लेते हैं कि वेरीफाई कर दिया। कितना साधारण विधेयक के लिए हमें कितना चाहिए था, 50% + 1। तो मैंने बताया था ना कि साधारण विधेयक के लिए कितना चाहिए, आधे से अधिक उपस्थित सदस्य जितने हैं उसके आधे से अधिक का मतदान चाहिए, ठीक है। तो 50% + 1 ये साधारण विधेयक के द्वारा पास होता था। तो यहाँ से पास हो गया, यहाँ पर पास नहीं हुआ और उस पर एक्ट बनाना, अधिनियम बनाना जरूरी है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। कितने अनुच्छेद के तहत, 108। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रपति पर टिक लगाते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता करना उनका काम नहीं है। अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, जो कौन अभी ओम बिड़ला है ना। तो समझ गए होंगे कि साधारण विधेयक पर ही आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, विशेष बहुमत वाले पर नहीं बुलाया जा सकता है, और नहीं तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति वाले बिल पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो साधारण बहुमत वाले ही बुलाया जा सकता, साधारण विधेयक वाले ही बुलाया जा सकता है। समझ रहे ना। चलिए, अब तक जो संयुक्त अधिवेशन हुआ है, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। पहले की बात करते हैं तो दहेज निरोधक अधिनियम कब हुआ था, 1961। दूसरी बात हम बात करते हैं तो बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील 1978 में हुआ था, ठीक है। और तीसरी बार अगर हम बात करते हैं तो पोटा एक्ट 2002। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पर 2002 में कौन थे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये हो गए संयुक्त अधिवेशन। आप हमेशा याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण बहुमत वाले, साधारण बहुमत से जो संविधान में संशोधन होता है उसी विषय पर सिर्फ संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। विशेष बहुमत वाले पर बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति का वीटो पावर का मतलब होता है मैं मना करता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में 3 वीटो पावर है, मतलब 3 वीटो पावर है उनके पास। तो वो कभी भी कोई भी वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है फ्रेंड कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन तो बुलाया जा सकते हैं, लेकिन वीटो पावर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। किस किस में नहीं किया जा सकता है, संविधान संशोधन बिल पर
और धन विधेयक पर। बाकी चीज़ों पर वीटो पावर लिया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है। पहला हो गया पूर्ण वीटो। पहला है पूर्ण वीटो। इसमें क्या होता है, सहमति, स्वीकृत या अस्वीकृत, स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। दूसरा में जो है निलंबनकारी है। इसमें क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। रामास्वामी वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के इस पर है कि रामास्वामी वेंकटरमन 1991 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेंशन जो अधिनियम था, इसको क्या किए थे वेंकटरमन जी, निलंबन कर दिए थे, वापस भेज दिए थे। ठीक है। अगर तीसरी की हम बात करते हैं तो जेबी वीटो। ये इंपॉर्टेंट है। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले प्रयोग किया था इसको पेप्सू बिल 1956, और दूसरी बार क्या था, ज्ञानी जैल सिंह किया था। डाक बिल 1984। ठीक है। जैविक वीटो में क्या होता है कि स्वीकृत या अस्वीकृत की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। वीटो पावर का प्रयोग संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक बिल पर बिल्कुल नहीं किया जाता है ना। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है। पहला है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि उसे वापस संसद के पास भेज देना है पुनर्विचार के लिए। तो रामास्वामी वेंकटरमन ने 1991 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन का जो अधिनियम वो लोग बनाए थे, उन्हें वापस भेज दिया था। तीसरा है क्या, जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब है पॉकेट वीटो। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि स्वीकृत और अस्वीकृत की कोई सीमा नहीं होती है, कब फैसला देंगे या नहीं देंगे, या फिर ऐसे रखे समाप्त हो जाता है बहुत सारा एक्ट। तो इस बार पेप्सू बिल 1956 में अगर आया था तो उस पर राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग किए थे। और दूसरा है कि डाक बिल पर ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। एनसीईआरटी पुस्तक में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञानी जैल सिंह के बारे में लिखा है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो का प्रयोग किए हैं वो है ज्ञानी जैल सिंह। लेकिन यहाँ पर आपको पेप्सू बिल का भी नाम आया है 1956 में, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार से आप टिक लगाइएगा। अगर इसका ऑप्शन नहीं रहे तो आप ज्ञानी जैल सिंह ही आराम से लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।